तो दोस्तों, आज हम सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली यानी चंद्रकला का बयान सुनाने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में रत्नमंजरी एवं चित्रलेखा का बयान सुनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर सुनें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली चंद्रकला का बयान। तीसरी पुतली कहती है, मैं इस दिव्य सिंहासन की तीसरी पुतली यानी चंद्रकला तुम्हें फ़िलहाल इससे दूर रहने की सलाह देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे विचार से तुम में ऐसे एक भी गुण नहीं है जैसे कि विक्रमादित्य में थे। मैं जानती हूँ कि तुम आसानी से मेरे बात मानने वालों में से नहीं हो। तुम बड़े हठधर्मी हो। तुम्हें मेरी बात पर क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें बार बार इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी मैं जानती हूँ कि इस पर बैठने का दुस्साहस करने से पहले तुम मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इसके एक एक शब्द का मनन चिंतन करो, फिर स्वाविवेक से विचार करके यह निर्णय करना कि क्या तुम में वह गुण विद्यमान है जो कि महाराजा विक्रमादित्य में थे। राजा भोज कहते हैं, ठीक है चंद्रकला, जब तक मैं तुम्हारी पूरी कहानी नहीं सुन लेता मैं इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की भूल नहीं करूँगा। अब तुम मुझे यह कथा सुना डालो, मैं वाकई में उसे सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। चंद्रकला सुनाना शुरू करती है। राजन, एक समय की बात है, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों में विवाद छिड़ गया। विवाद का कारण यह था कि दोनों ही खुद को सर्वश्रेष्ठ एवं सामर्थ्यवान समझ रहे थे। भाग्य का कहना था कि मैं जिस पर मेहरबान हो जाऊं, उसे पलक झपकते ही सुखी संपन्न कर सकता हूं। उसके जीवन के तमाम अभावों को दूर कर सकता हूं। उसके जीवन में दुख जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। मैं जब किसी को खुशियाँ बांटता हूँ तो यह नहीं सोचता कि उसने इसके लिए कोई परिश्रम भी किया है अथवा नहीं। लेकिन पुरुषार्थ ने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज के दौर में उद्यम, परिश्रम एवं जी तोड़ मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब दोनों में से किसी को भी एक दूसरी की बात मानने को तैयार नहीं हुए तो वह अपनी समस्या को लेकर देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे। इंद्रदेव ने समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार किया, लेकिन किसी ठोस निर्णय पर ना पहुँच पाए, क्योंकि यदि वे पुरुषार्थ को बड़ा घोषित करते तो इस बात से इनकार कैसे कर सकते थे कि दुनिया के सैकड़ों हजारों लोग बिना किसी पुरुषार्थ के अपने भाग्य के आश्रय ही इतना कुछ पा लेते हैं कि कोई पुरुषार्थ जीवन भर मेहनत करने के बाद भी ना पा सके। इसके विपरीत यदि इंद्रदेव भाग्य की महानता को स्वीकार करते हुए उन पुरुषार्थियों के प्रति घोर अन्याय होता जो कि असमर्थ होते हुए भी अपने पुरुषार्थ के बल पर भाग्यशाली लोगों से कई अधिक पा सकते थे। अगर देवराज इंद्र उन दोनों की ही महानता को स्वीकार कर लेते तो भी उन्हें तसल्ली होने वाली ना थी। उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया कि इस वक्त कोई निर्णय देने के बजाय उन्हें महाराजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया जाए। वह स्वविवेक से निश्चय ही कोई समाधान कर सकेंगे। उन्होंने तुरंत पुरुषार्थ एवं भाग्य को राजा विक्रमादित्य से मिलने का आदेश दिया। इंद्रदेव का आदेश मानते हुए वह दोनों विक्रमादित्य के राज दरबार में जा पहुँचे। इस वक्त वह मानव वेश धारण किए हुए थे। उन्होंने जाते ही राजा विक्रमादित्य का अभिवादन किया। राजा के पूछने पर उन्होंने अपने उपस्थित होने का कारण बताया। राजा ने उनकी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुना, लेकिन वह भी तत्काल किसी ठोस निर्णय पर ना पहुंच सके। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने उन दोनों को 6 माह बाद आने के लिए कहा। राजा का अभिवादन करके दोनों अपने अपने स्थान को लौट गए। भाग्य एवं पुरुषार्थ के लौटने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उनकी समस्याओं पर काफ़ी गंभीरता पूर्वक विचार किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक हल ना खोज सके। अंत में उन्होंने सोचा कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वह राज्य के नागरिकों के बीच घूम फिर कर प्रयास करेंगे। ऐसा विचार करके वह वेश बदल कर नागरिकों के बीच घूमने फिरने लगे। काफ़ी पूछताछ के बाद भी कोई बात ना बनी तो वह दूसरे राज्यों के लिए रवाना हो गए।
काफ़ी भटकाव के बाद भी जब उन्हें संतोषजनक उत्तर ना मिला तो उन्होंने एक सामान्य नागरिक के वेश में एक व्यापारी के यहाँ जाकर नौकरी की प्रार्थना की। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारी योग्यता क्या है? अब से पहले तुम कहाँ नौकरी करते थे तथा किस तरह का कार्य करते थे? विक्रमादित्य बोले, जी मैं अब से पहले तो जो भी कार्य मिलता था वो करता था। मैं उस प्रत्येक कार्य को करने की योग्यता रखता हूँ जिसे कोई दूसरा ना कर सके। व्यापारी ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर नौकरी पर रख ली। कुछ रोज बाद ही व्यापारी को व्यापार का सामान लेकर समुद्री यात्रा पर जाना पड़ा। अन्य नौकरों की तरह विक्रमादित्य को भी व्यापारी के साथ जाना पड़ा। समुद्र से कुछ दूर जाते ही एक भीषण तूफान आ गया। सभी मुसाफिर व व्यापारी घबरा गए और एक टापू के किनारे जलयान का सहारा मिल गया। उचित अवसर देखकर लंगर डाल दिया गया। जहाज पर सवार सभी लोग व सामान सुरक्षित हो गए। तूफान से पीछा छुड़ाने के बाद जहाज का लंगर उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन न जाने लंगर किस चीज में फंस रहा था। काफी मेहनत मशक्कत के बाद भी लंगर ना उठ सका। व्यापारी को सबसे अंत में विक्रमादित्य की याद आई, क्योंकि उन्हें इसी शर्त पर रखा गया था कि वह उस कार्य को करेंगे जिसे कोई भी ना कर सके। उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर उन्हें जहाज के लंगर को उठाने को कहा गया। व्यापारी की आज्ञा पाते ही विक्रमादित्य ने समुद्र के जल में गोता लगाया। उन्होंने लंगर को सहारा दिया तो लंगर आसानी से उठता चला गया। जैसे ही लंगर उठा, जलयान तेजी से आगे बढ़ गया। जहाज इतनी तेजी से बढ़ा कि वह विक्रमादित्य को किनारे पर छोड़ गया। किसी का भी ध्यान विक्रमादित्य की ओर ना जा सका। विक्रमादित्य जब वहां अकेले रह गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों न घूम फिर कर द्वीप को देखा जाए। उत्सुकतावश वे द्वीप पर घूमने के लिए आगे बढ़ गए। उन्हें एक लंबी दूरी तय करने के बाद एक नगर का आभास हुआ। घूमते फिरते वे उस नगर के द्वार पर जा पहुँचे। जैसे ही उनकी नज़र नगर के द्वार पर पड़ी, उन्होंने एक पट्टिका पर लिखे लेख को पढ़ा। उस पर लिखा गया था कि इस राज्य की राजकुमारी का शुभ विवाह महाराजा विक्रमादित्य के साथ होगा। विक्रमादित्य ने जैसे ही यह सूचना पढ़ी, उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सब कुछ भाग्य के हवाले करके वे आगे बढ़ने लगे। महल में पहुंचते ही उनकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। वह अपने सामने एक अजनबी आदमी को पाकर शाही रुआब के साथ बोली, मैं पूछती हूँ कि तुम कौन हो और इस तरह बिना अनुमति तुमने मेरे महल में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम्हें किसी ने भी रोकना जरूरी नहीं समझा? विक्रमादित्य बोले, मैं साक्षात चक्रवर्ती नरेश विक्रमादित्य हूँ, क्योंकि तुम्हारे राज्य के द्वार पर मेरे नाम की पट्टी लगी हुई थी, अतः मैंने किसी की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। शायद तुम्हारे पहरेदार भी मुझे भली भांति पहचानते होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे रोकना उचित नहीं समझा होगा। विक्रमादित्य की बातों से राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई। वह पहली ही मुलाकात में उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह भी हो गया। महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी के साथ रहते हुए वहां के राजकाज में रुचि लेने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने राज्य की चिंता सताने लगी। उन्होंने राजकुमारी से विदाई मांगी, अतः राजकुमारी का वह राज्य भी विक्रमादित्य के अधिकार में आ चुका था। उन्होंने उसके राज्य से एक शानदार घोड़ा अपनी सवारी के लिए छाटा। इसके बाद मैं कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर लौट चले। सेवकों के दिशा निर्देश पर बढ़ते हुए उन्हें कोई परेशानी ना हुई। जब वे चलते चलते थक गए तो विश्राम की नियत से एक नदी के किनारे रुके। यहाँ उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। कुछ देर दोनों में बातें होती रही। विक्रमादित्य के व्यक्तित्व से सन्यासी बहुत प्रभावित हुआ। उसने विदाई के वक्त दो चीज़ें प्रसन्न होकर दान में दे दी। दोनों चीज़ों की खूबियाँ बताते हुए सन्यासी ने कहा, पहली वस्तु यह माला है। इसे पहने रहने से तमाम रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसे पहनकर आदमी गुप्त होकर कोई भी गोपनीय कार्य कर सकता है। दूसरी चमत्कारी वस्तु यह छड़ी है। रात को शयन काल से पूर्व इससे जो भी आभूषण मांगोगे यह प्रस्तुत करेगी। दोनों चीज़ों को सम्मान पूर्वक ग्रहण करके राजा ने सन्यासी का आभार प्रकट किया। वह आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद में उज्जैन आ गए।
उन्होंने सेवकों को वापस भेज दिया। उन्होंने राजकुमारी के नाम संदेश भिजवाया कि वह शीघ्र ही उन्हें सम्मान पूर्वक अपने साथ लिवा ले जाएंगे। उज्जैन पहुंचकर वे विश्राम करने के लिए एक उद्यान में ठहर गए। यहाँ उनकी मुलाकात दो लोगों से हुई। राजा को पहचान कर दोनों ने अभिवादन किया व कहने लगे, महाराजाधिराज, हम दोनों ही आपके राज्य के सेवक हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ तथा यह मेरा मित्र भाट है। इस बगीचे की देखभाल एक लंबे काल से कर रहे हैं ताकि कभी ना कभी हम पर हमारे राजा की कृपा दृष्टि अवश्य होगी। कृपा करके हमें कोई ऐसा इनाम दीजिए कि हमारी दरिद्रता का अंत हो जाए। बगीचे के रखवालों पर राजा को रहम आ गया। वह उन्हें कुछ ना कुछ देने का विचार करने लगे। यदि वे कुछ ना देते तो उनकी दानशीलता पर लोग संदेह करने लगते। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह अपने राज्य से चलते वक्त ऐसा कुछ भी साथ लेकर ना चले थे तथा राजकुमारी के राज्य से भी मांगना वह अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। इस परिस्थिति में उन्हें सन्यासी द्वारा दी गई दोनों चीज़ें दान के लिए उपयुक्त जान पड़ी। कुछ सोचते हुए उन्होंने एक छड़ी ब्राह्मण को दे दी तथा गले में पड़ी माला भाट की ओर बढ़ा दी। साथ ही उन्हें उनकी खूबियाँ भी बता दी। अचानक ही चमत्कारी वस्तुएं पाकर वह दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ही राजा का अभिवादन करके वहां से चल दिए। वह अपने अपने घर में जाकर उन चमत्कारी वस्तुओं का परीक्षण करना चाहते थे। उनके जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने यह माला तथा छड़ी दोनों ही अपने भाग्य से प्राप्त की थी। देने वाला वह सन्यासी था, लेकिन ब्राह्मण एवं भाट ने हासिल की तो उसमें भाग्य का नहीं बल्कि पुरुषार्थ का हाथ था। अब उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। एक दिन 6 माह बाद जब महाराजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे तो भाग्य एवं पुरुषार्थ उनके पास अपने विवाद का निर्णय सुनने जा पहुँचे। उन्होंने राजा का अभिवादन किया व उनके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त वस्तु का उपभोग उतने ही समय तक तथा उतनी ही मात्रा में कर सकता है जितना कि उसके भाग्य में होता है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ एवं भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विक्रमादित्य ने उन दोनों को तसल्ली के लिए सन्यासी द्वारा भाग्य से हासिल की गई छड़ी एवं माला का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने यह भी उन्हें समझाया कि किस प्रकार ब्राह्मण एवं भाट उनके पुरुषार्थ के बल पर माला व छड़ी ले गए। भाग्य एवं पुरुषार्थ राजा विक्रमादित्य के निर्णय से संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान पर लौट गए। कथा संपूर्ण करके चंद्रकला यानी तीसरी पुतली पल भर के लिए मौन साध गई। कुछ पलों के बाद उसने कहना शुरू किया, तुमने यदि मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है राजा भोज, तो अपने विवेक से चिंतन करके बताओ कि क्या तुम में महाराजा विक्रमादित्य जैसे दानशीलता एवं बुद्धिमत्ता है? क्या तुम में उनके जैसे गुण विद्यमान हैं? राजा भोज बोलो, मौन क्यों साध गए? अगर तुम खुद को उनके जैसा पराक्रमी, न्यायी एवं बुद्धिमान समझते हो, राज सिंहासन पर बैठ जाओ, वरना भूल कर भी सिंहासन पर बैठने की कल्पना ना करना। राजा को निरुत्तर पाकर राज सिंहासन में जाकर समा गई। उसके जाते ही राजा शयन कक्ष में जा पहुँचे। अगले रोज फिर उन्होंने राज सिंहासन की ओर पग बढ़ाया, लेकिन चौथी पुतली कामकंदला ने आकर उसका मार्ग रोक दिया। वह सचेत करते हुए बोली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हमारी अगली वीडियो सिंहासन बत्तीसी पार्ट 4 कामकंदला का बयान ज़रूर सुनें।